मेरा नाम राधिका है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से हमारे पड़ोस में एक शेखर साहब रहते थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो उनका हर काम मैं करने लगी। उनका बहुत बड़ा और खूबसूरत सा घर था, लेकिन उस घर में सिर्फ वो अकेले ही रहते थे। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पर रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, और वो तो बहुत अच्छे इंसान थे और हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। वो मुझे कपड़े, पैसे, हर तरीके से मदद करते थे। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की। इस घर में मेरे अलावा 2 नौकर और थे। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ इतने बड़े घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। शेखर साहब ने मुझे ख़ास तौर पर कह रखा था कि मैं उस कमरे की तरफ नहीं जाऊंगा, और वो स्टोर रूम वाली मंजिल पर था। मैं हमेशा यही सोचती रहती कि पता नहीं इस कमरे में क्या है जो शेखर साहब ने मुझे इस कमरे में जाने से मना कर रखा है। बल्कि उन्होंने तो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से ही मना कर रखा था। एक बार मैंने उनसे ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम की तरफ मत जाना। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आप मुझे उस कमरे की तरफ जाने को मना क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर बड़ा एहसान किया था, इसलिए मेरी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। और मुझे यह भी पता था कि शेखर साहब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, और मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से खाती पीती और हर काम करती थी। मैंने शेखर साहब को बहुत ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा। शायद वो उसी कमरे से जाते थे। कुछ दिन बाद शेखर साहब को शहर से बाहर कुछ काम के लिए जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरे घर की चाबियाँ देकर कहा, तुम्हें पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखना है, और ख़ासकर मुझे कहा कि ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने के लिए मत जाना। मुझे बचपन से ही देख रहे थे, इसलिए उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबियाँ मेरे हवाले कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगी। जब मैं घर में सिर्फ अकेली थी और मुझे हर बात की आज़ादी थी, मैं अपनी मर्ज़ी से चाहे जो कर सकती थी। घर में चाहे जहाँ चाहे, जिस कमरे में जहाँ चाहे जा सकती थी। शेखर साहब के जाने के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो खास करके शेखर साहब मुझे वहाँ जाने से मना करके गए हैं। अब तो मेरे पास पूरे घर की चाबियाँ थी, और उन चाबियों में ऊपर के स्टोर की चाबी भी थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ऊपर जाकर देखूं कमरे में आखिर क्या है, लेकिन मैं यह सोचकर घबरा गई कि आखिर शेखर साहब को पता चल गया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। शेखर साहब के घर के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है। ड्राइवर तो शेखर साहब के साथ चला गया और वॉचमैन भी घर के अंदर नहीं आता। मैं हिम्मत करके ऊपर जाने लगी। मैं सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सोच रही थी कि हो सकता है कमरे में शेखर साहब की कुछ बचपन की याद है, और वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, या उनका कोई कीमती सामान हो, इसलिए उन्होंने हमें कमरे में जाने से मना कर रखा हो। यही सोचते सोचते मैं स्टोर के सामने पहुंच गई, और मैं 2 मिनट वहां खड़े होकर सोचती रही। लेकिन स्टोर का दरवाज़ा खोलते हुए मुझे डर भी लग रहा था। मुझे डर की वजह से बहुत पसीना आ रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि शेखर साहब मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसी भरोसे के साथ वो सारे घर की चाबी मुझे देकर गए हैं। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ। अगर उन्हें इस बात का हरकत का पता चल गया तो उन्हें कितना अफसोस होगा। वो तो मुझे इस घर से ही निकाल देंगे। इस घर के अलावा मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। यह सोचकर मैं नीचे उतर आई। साहब को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। साहब के आने में भी अभी कुछ दिन बाकी थे। मैंने सोचा क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक साहब वापस आते तब तक ऊपर बहुत धूल जम जाती, और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था। साहब होते थे तो वो सारा दिन मुझसे कुछ न कुछ हल्का फुल्का काम करवाते ही रहते थे। मैंने सोचा कि ऊपर के फ्लोर की सफाई ही कर लेती हूँ, मेरा समय भी गुजर जाएगा और साथ में सफाई भी हो जाएगी। जब मैं ऊपर सफाई करने के लिए गई तो फिर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्टोर खोलकर देखती हूँ। इस बार मैंने बिना देर किए एक चाबी स्टोर के ताले में लगाई। उससे स्टोर का ताला खुल गया। मैंने डरते डरते स्टोर के अंदर 2-3 कदम बढ़ाए। उसके बाद जो मैंने स्टोर में देखा वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि स्टोर में ऐसा भी कुछ होगा। मैंने जल्दी से स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और मैं भागकर नीचे आ गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टोर के अंदर जाती। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर मैंने देखा उससे मेरी रूह काँप गई। मैं अभी तक डरी हुई थी और काँप रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कमरे में ऐसा हो सकता था।
मैं तो सोचती कि स्टोर में साहब की कुछ यादें होंगी या उनका कोई बहुत कीमती सामान होगा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जो कमरे में देखा वो तो कभी भी कोई नहीं सोच सकता। सब कुछ देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं कुछ देर तक सोफे पर बैठकर यही सोचती रही कि कुछ देर बाद मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने पानी पिया। मैंने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया तो वो मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा था, मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों था। शेखर साहब का घर बहुत बड़ा था। ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं साहब के कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी। जब मुझे कुछ काम होता मैं तभी उनके कमरे में जाती। यह जब वो मुझे किसी काम से अपने पास बुलाते तब मैं उनके कमरे में जाती थी। मैंने उनके कमरे को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने स्टोर में जो कुछ देखा था मैं जानना चाहती थी कि शेखर साहब आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने सोचा शेखर साहब के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ मुझे कुछ मिल जाए जिससे मुझे सच्चाई का पता चल जाए। मैं साहब के कमरे में गई और मैंने उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनके कमरे की किसी भी दरार में लॉक नहीं लगा हुआ था। इस वजह से मुझे तलाशी में लेने में बहुत आसानी हुई। शेखर साहब शायद इस वजह से कहीं लॉक लगा कर नहीं गए थे क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। उनका सिर्फ कमरे का दरवाज़ा लॉक था। आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती थी कि ऊपर कमरे में मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैं आज तक यही सोचती थी कि शेखर साहब अकेले क्यों है, उनका कभी वाकई परिवार कहाँ है, लेकिन कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शेखर साहब के कमरे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन उनकी अलमारी से मुझे कुछ फ़ोटो और एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोलकर देखा और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने डायरी खोली तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने तो शेखर साहब को बहुत रहमदिल इंसान समझती थी, लेकिन असल में तो वो कुछ और ही थे। डायरी पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, क्योंकि डायरी में कुछ बातें ही लिखी हुई थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी। अभी मैं शेखर साहब का पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरीके से मुझे पूरा सच पता चल जाए। वहाँ कुछ फ़ोटो भी थे जो शायद शेखर साहब के माता पिता के थे। मैंने उनके माता पिता की फ़ोटो पहली बार देखी थी। उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद शेखर साहब ही थे। मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा था, लेकिन मैं अभी पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैंने शेखर साहब का कमरा पहले की तरह कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने स्टोर भी ऐसे ही लॉक कर दिया था जैसे कि पहले था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शेखर साहब को पता चले कि मैं उनके कमरे में गई हूँ और मैंने उनके कमरे की तलाश ली है, या उन्हें इस बात का पता चले कि मैंने स्टोर रूम खोलकर देखा है। अब मुझे शेखर साहब से डर लगने लगा था। मैं बचपन से इस घर में शेखर साहब के साथ अकेली ही रह रही थी, लेकिन कभी मुझे उनसे डर नहीं लगा। मगर आज जो कुछ मैंने स्टोर में देखा वो देखकर मुझे शेखर साहब से डर लग रहा था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वह मेरे साथ पता नहीं क्या करते। हो सकता है वह मुझे घर से निकाल देते या फिर वही करते जो मैंने स्टोर में देखा था। साहब के वापस आने का समय हो रहा था और मेरे अंदर का सामना उनका करने का हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका सामना करना पड़ा। मैंने जल्दी से उनको खाना दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं यही सोच रही थी कि साहब को पता चल गया तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो साहब बोल रहे थे और साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने सोचा शायद साहब को सारा सच पता चल गया है। बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। यह सोचकर मुझे साहब से खौफ आ रहा था। शेखर साहब ने मुझे कहा कि सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। यह सुनकर मेरी जान ही में जान आई। मैंने कॉफ़ी बनाकर शेखर साहब के कमरे में भेज दी। शेखर साहब ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुला लिया और अपने पास बिठाया और पूछने लगे कि क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी। उनकी बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं सोचने लगी कि उन्हें कैसे पता चल गया, लेकिन मैं उनके सामने खामोश सर झुकाकर बैठी रही और वह कहने लगे कि ऐसा क्या चाहिए था मेरे कमरे से जो तुमने मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी लेनी भी पड़ गई। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ दी थी? शेखर साहब बहुत ही आराम से पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनका भरोसा तोड़ा था। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं अपने कमरे में घुसते ही समझ गया था कि किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए था? मेरी सारी दराज चेक की, मेरा सारा सामान उलट पुलट करके रख दिया है। मैंने सोचा मैंने तो सारा सामान ठीक से रखा था, फिर साहब को कैसे पता चला? तब फिर साहब ने मुझे बताया कि मैं अपना सारा सामान बहुत अच्छे से रखता हूँ
मुझे कोई भी चीज़ इधर उधर पसंद नहीं। शायद तुम जल्दी से मेरा सामान ठीक से रखना भूल गई। साहब बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी मुझसे नरमी से बात कर रहे थे। वो मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। आखिर मैंने उन्हें बता ही दिया। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने गई थी। मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी तो मैंने अपने शक दूर करने के लिए स्टोर रूम को खोलकर देखा। जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। इसी वजह से सच जानने के लिए मैंने आपके कमरे की तलाशी ली। मुझे लगा हो सकता है आपके कमरे में मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाए जिससे मुझे पूरा सच पता चल जाए, लेकिन आपके कमरे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने ऊपर देखा उसके बाद अगर मैं खामोश रहती तो वो मेरे लिए पाप होता। मुझे आपके कमरे में सिर्फ एक डायरी और कुछ फ़ोटो मिले थे, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई आदमी किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? मैं तो आपको बहुत नेक समझती थी, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। मैं कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती थी। मुझे शेखर साहब से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सब कुछ कह दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे इस घर से निकाल देते, लेकिन जो भी मैंने उन पर देखा उस सब के बाद मैं खामोश नहीं रह सकती थी। शेखर साहब मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर मुझे देखने लगे और मुझसे कहने लगे, जानकर खुशी हुई कि तुम्हें सही और गलत का फ़र्क मालूम है। तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम्हें सच जानना था तो तुम मुझसे पूछ लेती। तुम्हें इस तरह मेरे पीठ पीछे मेरे कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें सच ही तो जानना था ना, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ और फिर तुम जान लोगी कि तुमने जो देखा वो सही था या फिर गलत। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पड़ोस में अंकल रहते थे जो पिताजी को देहांत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मेरी माँ से शादी करने के लिए कहा। मेरी माँ ने उनसे शादी के लिए यह सोचकर हाँ कर दी कि वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और मेरे पिता का कारोबार भी बहुत बड़ा था, वो उसे भी संभाल लेंगे, क्योंकि अकेली माँ से इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाला जा रहा था। और मैं भी उस समय बहुत छोटा था। शादी के बाद भी मेरे दूसरे पिता मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मुझे स्कूल छोड़कर आते और स्कूल से वापस भी लेने जाते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे और मेरे साथ खेलते थे। मैं भी उनके साथ बहुत खुश रहता था। उन्होंने पिताजी का पूरा कारोबार संभाल लिया था। मेरी माँ भी उनके साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन मेरी माँ का और उनका साथ कुछ ही दिनों का था। शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ को कैंसर हो गया और उनका देहांत हो गया। मेरे पिताजी ने अपनी मौत से पहले ही अपनी वसीयत बना दी थी, जिसके मुताबिक सब कुछ मेरे नाम पर था। जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं अपने पिता के वकील के पास चला गया। वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, इसलिए मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने जायदाद मुझे वापस कराने में मेरी मदद की। जब मेरे सौतेले पिता को पता चला तो उसने सबके सामने हाथ जोड़कर मुझे माफ़ी मांगने का ड्रामा किया। मैंने उसको सबके सामने माफ़ कर दिया और मैं उस आदमी के साथ अपने घर वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत ख़त्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि उसे अपने किए की सज़ा मिलने, लेकिन मेरे पास उसके पापा की कोई सबूत नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया था और मैंने अपना बचपन भी खो दिया था। इसी की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं एक ऐसे आदमी को कैसे माफ़ कर सकता था जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, वो भी सिर्फ जायदाद की खातिर। मैं तो इतना प्यार करता था, अगर वो मुझसे प्यार से जायदाद मांगता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम कर देता, लेकिन उसने मेरे और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने ऊपर स्टोर रूम में जिस आदमी को रस्सियों से बंधा हुआ देखा है, वो मेरा सौतेला पिता ही है। जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी थी, लेकिन उसकी तरह जालिम नहीं हूँ। मैं उसे समय पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पिलाता हूँ और उस पर कोई जुल्म भी नहीं करता। बस मैंने उसे रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद करके रखा है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ दिनों बाद मेरी माँ को मार देगा, और उसने ऐसा ही किया। वो तो मुझे भी रास्ते से हटा देगा अगर नौकरी मेरी मदद न करता। मुझे अपने साथ नहीं रखता जब तक वह ज़िंदा है। मैं उसे ऐसे ही कैद रखूँगा। मैं तो एक बिन बाप का बच्चा था। अगर वो मेरे साथ अच्छे से रहता, तो मुझे अपनी औलाद समझकर रखता, तो मैं उसके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देता। लेकिन सिर्फ जायदाद के लालच में आकर उसने मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिसकी सज़ा उसे मिल रही है और जब तक वो ज़िंदा है मिलती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।